नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही सपा, कांग्रेस, बसपा के साथ साथ भाजपा ने जिताऊ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश भाजपा की ओर से हाईकमान को एक सूची भेजी गई। इसमें यूपी की 9 विधानसभा सीटों के संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि इस सूची में हर सीट के लिए 3-3 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें भाजपा हाईकमान की ओर से जिताऊ प्रत्याशी के नाम का चयन करके उसके नामों की घोषणा की जाएगी। भाजपा के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर दिल्ली में विचार विमर्श किया जा रहा है। 9 विधानसभा सीटों के लिए यूपी बीजेपी की ओर से भेजी गई 27 उम्मीदवारों की सूची में से सिर्फ 9 लोगों की ही लॉटरी लगेगी। इन 9 लोगों के नामों का चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बता दें कि भाजपा ने 27 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट दी है इसके लिए, लेकिन 9 सीटों का चुनाव जिसपे सिर्फ 9 प्रत्याशियों के नामों पर ही मोहर लगेगी। ये 9 प्रत्याशियों के लिए लॉटरी की बात है। बता दें कि उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। जहां बसपा, सपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों के चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी एक सूची जारी की गई है, एक लिस्ट दी गई है दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर, जिसमें कुल 27 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं 9 सीटों के लिए। वही बता दें कि 27 में से सिर्फ 9 लोग ही इसके लिए चयनित हो गए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, भाजपा की तरफ से 27 लोगों के नाम दिए गए हैं और सिर्फ 9 लोगों का ही चयन होना है। क्या कहना है इस पे कि किस किस नामों पे मंथन हो सकता है? देखिए अर्चना, अगर बात करें बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव जीत कर आई है, तो उसमें से अब जो 27 लोगों के नाम दिए गए हैं, अब 27 लोगों के नामों में से सिर्फ 9 लोगों को चुना जाना है। तो जाहिर सी बात है कि अब 9 लोग उसमें से कौन कौन होंगे, अब इससे तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 27 लोग हैं और 27 लोगों में सिर्फ 9 लोगों को चुनना है। तो जाहिर सी बात है कि अब 9 लोगों को चुनने का वहाँ पे जो हरियाणा का जो आला कमान है, अब आला कमान निर्धारित करेगा कि 9 लोगों को किसको चुना जाए। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पे चुनाव जीती है और कांग्रेस को परास्त करके आई है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए खुशखबरी है। बीजेपी के लिए सेरेमनी, इसीलिए बीजेपी जो है सेरेमनी मनाने का प्रयास कर रही है। जी राजेश, क्या लगता है कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले और भी बुलंद होंगे कि आने वाले उपचुनाव को लेकर जीत पक्की हो सकती है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत कर आई है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अब बीजेपी के हौसले बिल्कुल बुलंद है और बीजेपी अब महाराष्ट्र के साथ साथ में झारखंड का भी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। और साथ में ही अगर हम बात करें जो उपचुनाव है पूरे देश में, जहां जहां पर भी उपचुनाव है, उपचुनाव को भी जीतने के लिए पूरी दमखम, पूरे जोर के साथ बीजेपी पूरा पुरजोर कोशिश करने की तैयारी कर रही है। जी राजेश, एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से तैयारी कर ली गई है, प्रत्याशियों के नाम भी आ गए, वहीं पे कि सपा और कांग्रेस में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कहीं न कहीं अनबन बनी हुई है। बिल्कुल आरती, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अर्चना, देखिए अगर बीजेपी और अगर बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो कहीं कि दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि बीजेपी के साथ जिन पार्टियों का गठबंधन है, तो बीजेपी तय करती है कि किसको कितना देना है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो चीजें नहीं है। इंडिया गठबंधन में अभी भी जिस तरीके से दोनों में अटकलें लगी हुई है, वो बिल्कुल बात सही है कि अभी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। राजेश, क्या लगता है कि निषाद पार्टी जो भाजपा से नाराज चल रही है क्योंकि उन्हों को एक भी सीट नहीं दी गई है, क्या लगता है कि उनके नामों की भी चर्चा हो सकती है? जैसे भाजपा ने कहा कि उम्मीदवार लड़ सकता है लेकिन हमारे चुनाव सिंबल पर। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो है 10 सीटें थी, 10 सीटों में से 9 पे चुनाव हो रहा है। 9 सीटों में से बीजेपी 9 पर तो अपने ही उम्मीदवार उतार चुकी थी।
जी अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 9 सीटों में से, अब जब सीटों में बीजेपी खुद अपने उम्मीदवार उतारी थी, तो 9 सीटों में से अब आरएलडी को कौन सी सीट देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 9 सीटों में से अभी तक जो है 10 सीटें थी, 10 सीटें में से 9 पे बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार रही थी और एक पे आरएलडी को लड़ाने के लिए, एक पे आरएलडी को एक सीट आरएलडी को दिया था। जी लेकिन जिस तरीके से मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसको लेकर बीजेपी कहीं न कहीं देखा जाए तो 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को सीएम पद की शपथ की ग्रहण करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हैट्रिक के बाद बुधवार को नायब सिंह सैनी को पंचकुला में विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नायब सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 1:15 पे शपथ ग्रहण करेंगे। वैसे शपथ समारोह में वीआईपीओ का पहुंचना 11 बजे से ही शुरू हो जाएगा, तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकुला में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आज एक बार फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को आगे भी ऐसे ही बनाकर रखेंगे। इसके लिए आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें बता दें कि 11 बजे वीआईपी लोगों का इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज नायब सिंह सैनी एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हरियाणा चुनाव में भाजपा की मिली प्रचंड जीत के बाद से सभी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और उसको लेकर आज हरियाणा को अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अर्चना, आज हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में बीते दिनों विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहां पे काफी कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां पे वापसी कर सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई और जो उनके सीएम थे नायब सिंह सैनी, उन्हीं को पार्टी आलाकमान ने दोबारा से सीएम बनाए रखने का फैसला लिया। कल विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद थे और आज देखिए शपथ ग्रहण समारोह है। 1:15 पे नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दोबारा से शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले देखिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो है वो सीएम हुआ करते थे। उनके खिलाफ नाराजगी को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने चुनाव से कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया था और फिर उसके बाद देखिए दोबारा से सत्ता में काबिज होने में बीजेपी कामयाब हुई हरियाणा में, जिसके बाद फिर से नायब सिंह सैनी को ही वहां सीएम बनाया जा रहा है। तमाम जो वीआईपी लोगों का पहुंचना है वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और आज देखिए 1 बजे उनकी शपथ होनी है। अब से कुछ देर बाद तमाम जो वीआईपी लोग हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो सब लोग हरियाणा पहुंचेंगे और सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी जो है वो दोबारा से देखिए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और उनके समक्ष कई जो चुनौती है वो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी इसके पहले भी वहां सरकार चलाते आए हैं और दोबारा से उनको सरकार चलाने विपक्ष इस बार आक्रामक नजर आ सकता है। तो देखने लायक बात है कि नायब सिंह सैनी आगे का कार्यकाल कैसे चलाएंगे। बहरहाल अब वो दोबारा से विधायक दल के नेता चुने गए हैं, फिर से वो हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी को हरियाणा में देखिए प्रचंड बहुमत जो है वो मिला है, उनको सबसे अधिक सीटें मिली हैं। तो अब उसके बाद हरियाणा के दोबारा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बनेंगे और शपथ ग्रहण समारोह 1:15 पे हरियाणा में उनका होगा। जी अभिनव, आज कौन कौन से वीआईपी लोग पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में? बताया जा रहा है कि उनकी एंट्री 11 बजे शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। इसके अलावा देखिए तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री थे अब तक नायब सरकार में वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में और एक प्री प्लान प्रोग्राम होता है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण और इसको
बीजेपी बड़े स्तर पे देख रही है, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा में जो जीत मिली उसके बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। और आज देखिए शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो आज शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह देखिए कई राज्यों के सीएम और मंत्री भी हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा में भले ही चुनाव था लेकिन सभी जगह से जाके लोगों ने प्रचार किया। यूपी की बात करें तो यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ने प्रचार किया। उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाके प्रचार किया। तो तमाम जगहों से लोगों ने पहुंच के हरियाणा में प्रचार किया है। और नायब सिंह सैनी देखिए हरियाणा में आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा इसको एक बड़े जश्न के रूप में देख रही है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार में वापसी करना बहुत बड़ी बात होगी किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और पिछले 10 साल से ज्यादा समय से वहां पे बीजेपी की सत्ता रही है। तो ऐसे में देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। और नायब सिंह सैनी को इसीलिए दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पे पार्टी को जीत हासिल हुई है। बहुमत का आंकड़ा जो है उसको पार्टी पार कर गई नायब सिंह सैनी के चेहरे पे। इसीलिए सीएम के नाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। कल विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुना गया। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से लेने वाले हैं। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि बहराइच के सीओ रूपेंद्र गौड़ को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले महसी चौक इंचार्ज और हरदी थाने के एसओ को भी निलंबित किया जा चुका है। दरअसल बहराइच गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लखनऊ वापस आ गए हैं और वो जल्द अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेंगे। इसके आधार पर कुछ बड़े अफसरों पर भी जल्द ही गाज गिर सकती है। साथ ही हिंसा मामले में पुलिस अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इनमें से 6 नामजद और बाकी अज्ञात हैं। इससे पहले मंगलवार को हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ सीएम आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर शोक जताया और परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया।
झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटे लाल, सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़ते? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में आपके अमूल्य जीवन और स्वास्थ्य